सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हलाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो मेरे पास क्या है, यह साइक्लिक स्ट्रक्चर है पर अंदर डबल बॉन्ड है, दैट मींस एल्कीन इज गिवन टू मी। और एल्कीन में किसका एडिशन कर रही हो, HBr का। अब बच्चे अगर मैं HBr की बात करूं, HBr में क्या है हमारे पास, H प्लस और Br माइनस। तो हेयर हम क्या लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल विल बी अप्लाई। और बच्चे मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाला किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो H प्लस कहाँ जाएगा, कार्बन विद मोर हाइड्रोजन के पास। और हमारे पास Br माइनस कहाँ जाएगा, इट विल गो टू कार्बन विद लेस हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन चेक कर लो, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन। तो इसके पास हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के क्रॉस, तो हेयर दी हाइड्रोजन विल गो। और हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसके पास लेस है उसके पास ब्रोमीन आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन शेकिंग विद aqueous solution of NaOH followed by acidification with dilute HNO3 and addition of AgNO3। अब जब भी हम क्या बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन के लिए अगर तुम्हें येलो पीपीटी वगैरह का नहीं भी पता तो भी चलेगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास बच्चे जब भी हमने देखना है येलो प्रेसिपिटेट वैसे किसकी वजह से आता है, आयोडीन की वजह से। जब भी आयोडीन सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ये AgI बनाएगा, इसके हमारे पास येलो पीपीटी देखने को मिलते हैं। मान लो किसी बच्चे को नहीं आता, तो फिर वो क्या देखे, सिंपली ये चेक करे कि बच्चे हमारे पास क्या है, ये रही रिंग, रिंग के साथ हमारे पास आयोडीन कनेक्टेड। क्लोरीन तो सभी में ही है ना, बस तुम रिंग के साथ आयोडीन को चेक कर। अब फर्क क्या है, बस डिफरेंस से ही तुम बता सकते हो, कैसे जरा चेक कर। अब अगर मैं आयोडीन की बात करूं, यहाँ आयोडीन के पास लोन पेयर है, इधर भी आयोडीन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी आयोडीन के पास लोन पेयर है। वो क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड, तो रेजोनेंस हो सकती है ना, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन एंड आयोडीन में क्या देखने को मिलेगा, वी विल सी दैट कि कार्बन एंड आयोडीन में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये देखने को मिलेगा। और अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो आयोडीन को तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। सेम इन दिस केस देखो, आयोडीन डायरेक्टली रिंग के साथ कनेक्टेड है, यहाँ भी सेम आयोडीन डायरेक्टली रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। पर फर्स्ट केस में रिंग और आयोडीन के बीच में एक CH2 कबाब में हड्डी है, ये रेजोनेंस होने ही नहीं देगा, तो इधर रेजोनेंस नहीं थी। और अगर आयोडीन रेजोनेंस नहीं कर रहा था तो इसको तोड़ना बड़ा आसान है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। देखो अब अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। अब जब भी हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसका, अगर मैं नॉर्मल फिनोल का रिएक्शन किसके साथ करवाती हूँ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो बच्चे ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस पे हमारे पास क्या होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है एरो में ब्रोमीन और कॉमा H2O। तो जब भी ऐसा लिखा होता है हमें क्या मिलता है, ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। मतलब OH कैसा दिखाता है, प्लस आर इफेक्ट, लोन पेयर होता है ना, तो पाई सिस्टम के आगे लोन पेयर, तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ब्रोमीन वाटर ढेर सारे Br प्लस आयंस बनाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अब हमारे पास इस केस में क्या है, ऑलरेडी देखो यहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ ऑलरेडी पैरा सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल से,
इस केस में नहीं है ना, इस केस में मेटा पे मिथाइल ग्रुप है। तो हाँ, यहाँ हमारे पास अगर मैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, इस केस में पॉसिबल है, क्योंकि दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन बिल्कुल फ्री है, देख लो। तो यहाँ ट्राइब्रोमिनेशन हो सकती है। इस केस में देखो पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ भी ट्राइब्रोमिनेशन नहीं हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, the major product obtained on the interaction of phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide। अब ये रिएक्शन जो बच्चे होता है ना, दैट इज योर कोलबेज रिएक्शन। अब कोलबेज रिएक्शन क्या बोलता है कि कभी भी अगर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, साथ में हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग गया, दिस इज योर फिनोल। फिनोल के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तुम्हारे पास प्रेजेंट है, तो क्या मिलता है? यू गेट salicylic acid, OH, COOH. This is what this is termed as your salicylic acid. Salicylic acid. और अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की बात करूं, इसका हमारे पास नेम क्या होगा? तो COH, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, एसिड को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है, तो यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, और दिस इज योर बेंजोइक एसिड, तो नाम क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला क्वेश्चन, दैट इज योर फिफ्थ। Which of the following is distinguished by Victor Mayer test? अब ना टेस्ट काफी ज्यादा होते हैं, लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक ना ट्रिक बताती हूँ कैसे लर्न करोगे। विक्टर जनरली लड़कों का नाम होता है, लड़कियों का नाम विक्टर कम ही सुना होगा। तो अगर मैं विक्टर की बात करती हूँ, लड़का है, लड़के लोग क्या करते हैं, ज्यादा शराब वगैरह पीते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए होता है? फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की डिस्टिंक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। तो लर्न रखने के लिए तुम्हारे लिए बढ़िया हो जाएगा। और अल्कोहल में भी किसके लिए? अगर तुमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चे? हम विक्टर मेयर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मीथेनॉल एंड इथेनॉल, दोनों ही प्राइमरी है ना, चेक करो, CH3OH एंड C2H5OH, दोनों ही प्राइमरी नेचर के हैं, दीज आर बोथ प्राइमरी, इनको तो डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल कैसे है, मिथ एथ प्रोप, यस, और प्रोपेनॉल ये था CH3CH2CH2OH, ये भी कैसे है, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो इसको भी नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। अब देखो, अगर मैं 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल की बात करूं, तो ये कैसे दिखेगा, जरा इसको देखो, मिथ एथ प्रोप ब्यूटपेंट, और क्या है ये, 2 पेंटेनॉल, ये आ गया। तो ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज सेकेंडरी। 3 पेंटेनॉल, मिथ एथ प्रोप ब्यूटपेंट, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, OH है, ये कार्बन भी तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, तो इसको भी नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 1 प्रोपेनॉल कैसा है, देखो, मिथ एथ प्रोप, दिस इज लाइक दिस, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज योर 1 प्रोपेनॉल, तो ये प्राइमरी है। 2 प्रोपेनॉल कैसा होगा, मिथ एथ प्रोप OH, दिस इज, ये कैसा है, दिस इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग क्लोरल, किसके साथ हीट कर रहे हो हम, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है क्या बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए क्लोरल किसको बोलते हैं। क्लोरल बच्चे हमारे पास क्या होता है, दैट इज CCl3CHO को हम क्लोरल बोलते हैं। साथ में कौन सा लिया तुमने, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लुक्स लाइक दिस। अब ये दोनों मिलके क्या देते हैं, दे फॉर्म DDT। तो DDT बनता कैसे है हमारे पास, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। सो दिस इज योर विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, 6th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 6th क्वेश्चन में रिएक्शन कैसे होगा। तो हमारे पास बच्चे ये कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज जब भी मेरे पास किसके साथ प्रेजेंट होगा, दिस इज प्रेजेंट Cl
ये आ गया तुम्हारे पास CCl3 और यहाँ आ गया तुम्हारे पास दैट इज योर CHO। तो ये आ जाएगा CHO। साथ में क्या आ जाता है, एक और मोल आ जाता है किसका, हमारे पास क्लोरोबेंजीन का। तो जब भी हम क्या करते हैं, DDT की बात करते हैं, तो DDT में हमेशा क्या लिया जाता है, 2 मोल्स लिए जाते हैं किसके, क्लोरोबेंजीन के, और उसको किसके साथ कंबाइन करा जाता है बच्चे, विद क्लोरल। तो होता क्या है, इस CHO को ऐसे लिख दो, चाहे इस Cl को ऊपर लिख दो, ताकि तुम्हें समझा सको। देखो क्या होता है, ये Cl, ये Cl, ये H और ये H, क्या आ गया। अब मेरे पास क्या था इधर CHO, उसको मैं ऐसे लिखती हूँ, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, वाटर विल बी रिमूव फ्रॉम हियर, ये वाटर निकल जाता है। और जो DDT का स्ट्रक्चर होता है ना, दिस लुक्स लाइक दिस, Cl, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, CH, इधर से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा Cl, और यहाँ क्या आ जाएगा, दैट विल बी CCl3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ DDT। तो क्लोरल के साथ जब भी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ DDT। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द मोस्ट सुटेबल रीएजेंट किसके कन्वर्जन के लिए, हमने अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है। तो यहाँ एक चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट, जरा देखो। जब भी बच्चे हम किसकी बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट अल्कोहल, अगर अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाओ, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कौन करेगा, कोई जो स्ट्रॉन्ग चीज होती है, तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में अल्कोहल चेंज करके किस में चेंज हो जाता है, एसिड में। अगर अल्कोहल की पार्शियल पार्शियल ऑक्सीडेशन करो, मतलब आधी ऑक्सीडेशन, वो कौन करता है, दैट इज डन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। और इसका उल्टा, अगर एल्डिहाइड या कीटोन को तुम क्या देते हो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट दो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या मिलता है, अल्कोहल। अगर तुम एसिड को क्या देते हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देते हो, तो क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग अल्कोहल। तो अब मुझे क्या बोला था, मुझे अल्कोहल को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में चेंज करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, आई नीड अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक चाहिए कोई। तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो चार चार ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ 7 ऑक्सीजन है, किसी को तो ऑक्सीजन देगा, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम ऑक्साइड की बात करूं तो वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में नहीं चेंज करता है, क्रोमियम ऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूं किसकी, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, दैट इज योर PCC। PCC जो होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और किसको चेंज करता है बच्चे, हमारे पास अल्कोहल को चेंज करेगा टू दी एल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो काम क्या है, अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है, तो ये कौन करेगा, दिस विल बी डन बाय योर PCC। ठीक है, आगे देखो, what is the major product formed when acetone is heated with iodine and potassium hydroxide। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज अ हैलो फॉर्म रिएक्शन। और हैलो फॉर्म रिएक्शन में तुमने किसके साथ रिएक्शन करवाया, आयोडीन के साथ। और अगर आयोडीन है तो उसको हम आइडो फॉर्म बोलते हैं। होता क्या है, एसीटोन ले लिया, CH3COCH3, साथ में क्या ले लिया, आयोडीन, और हमने क्या ले लिया, एक और चीज, दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है इसको। और ऑक्सीडेशन करने पे क्या करता है, यहाँ से ये टूट जाता है, इट गिव्स CH3COO माइनस K प्लस, और साथ में यहाँ से क्या मिल जाता है, CHI3। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना, वैसे ही हमें आइडोफॉर्म मिल जाता है, और इसका येलो कलर होता है, इसीलिए हम ज्यादा आयोडीन को प्रेफर करते हैं। एंड दिस टेस्ट इज नोन एज द आइडोफॉर्म टेस्ट। और बच्चे आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है, ये भी बता दो, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा,
तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय आइडोफॉर्म कौन देता है? दैट इज गिवन बाय जिसके पास भी ये CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट गिव्स यू आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जहां भी ये CH3CO ग्रुप है वो आइडोफॉर्म देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पूछूं क्या ये आइडोफॉर्म देगा? CH3CO ग्रुप है तो हाँ ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर मैं ये बोलूं C2H5CO, C2H5 दे रखा है, क्या ये आइडोफॉर्म देगा? द आंसर इज नो। अगर मैं इसका पूछूं, तुम्हारे पास ये दे रखा है CH3CH2 COCH3, तो यहाँ CH3CO ग्रुप दे रखा है तो हाँ ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3CO ग्रुप का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आगे नाइन्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चे? इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with chlorine to yield an alpha hydrogen has been replaced by chlorine. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? That is HVZ reaction. Very very important. हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन होता है। और हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन का क्या काम होता है बच्चे? कोई भी एसिड है, मान लो आई हैव टेकन दिस CH3 CH2 COOH, तुमने क्या ले लिया? रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जहां भी है समझ जाना खतरे की घंटी है। नॉर्मल क्या करोगे तुम? क्या करोगे? यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन चिपका दोगे, पर ऐसे नहीं करना। जब भी रेड फॉस्फोरस साथ में क्लोरीन दे रखा हो तो जो अल्फा, ये CO ग्रुप के आगे वाला कार्बन है जो अल्फा कार्बन, ये अल्फा होता है। और अगर बच्चे ये हमारे पास अल्फा होता है तो यहाँ से क्या होता है? एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह हमारे पास क्या लग जाता है? क्लोरीन। और इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। अगर मुझे क्या करनी होती है? हैलोजिनेशन, तो हम HVZ रिएक्शन का यूज करते हैं, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चल अगला क्वेश्चन देखो। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज। अब बच्चे सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज जिसके पास भी हमारे पास -R या -I इफेक्ट वाले होते हैं ना, वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। वो क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब क्या दे रखा था सबसे पहले? पैरानाइट्रोफिनोल। तो पैरानाइट्रोफिनोल कैसे दिखेगा? इट विल बी लाइक दिस, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो एंड दिस इज योर OH, पैरानाइट्रोफिनोल। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विल बी लाइक दिस। और क्या दे रखा है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा? OH ग्रुप, और ये आ गया बेंजोइक एसिड। और एक दे रखा है हमारे पास क्या? दैट इज योर पैराटोलिक एसिड। तो बच्चे पैराटोलिक एसिड का हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है? पैराटोलिक एसिड इज लाइक दिस, ये COH और हमारे पास यहाँ CH3 लग गया, दिस इज पैराटोलिक एसिड। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और क्या? दैट इज योर ऑर्थो इफेक्ट। तो जो 10th क्वेश्चन है ना, उसमें कंसेप्ट आता है ऑर्थो इफेक्ट का। और ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है कि हमारे पास इन द केस ऑफ बेंजोइक एसिड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। जब भी बेंजोइक एसिड दे रखा है, इन द केस ऑफ बेंजोइक एसिड, जब भी बेंजोइक एसिड दे रखा है, वेदर हमारे पास +I इफेक्ट वाला ग्रुप हो, -I वाला हो, +R वाला हो, -R वाला हो, इट डज नॉट अफेक्ट। ये हमारे को क्या नहीं करता? ये कभी भी हमारे पास अफेक्ट नहीं करता है। तो क्या होगा? चाहे +I वाला हो, चाहे माइनस, चाहे +R या -R वाला, हमेशा जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, उसकी ही बच्चे हमारे पास क्या होती है? उसकी ही हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम। उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो मुझे पीछे वाले केस में देखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, OH प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन में बेंजोइक एसिड के साथ, तो विदाउट एनी डाउट क्या होगा? इसकी ही हमारे पास सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी? एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड द रीजन इज व्हाट? दैट इज योर ऑर्थो इफेक्ट।
तो ऑर्थो इफेक्ट को भूलना नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास क्या है, रिएक्शन हो रहा है किसका, हमारे पास एसिड का रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड। अब देखो होता क्या है, कभी भी किसी एसिड को किस में चेंज करना होता है, अगर एसिड क्लोराइड में चेंज करना होता है, कैसे करते हैं जरा वो चेक करो। देखो जब भी रिएक्शन होता है इधर कैसे होता है, ये रहा मेरे पास एसिड, अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, SOCl2 के साथ, दैट इज योर SOCl2 के साथ, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से HCl रिमूव होगा, यस, और साथ में हमारे पास क्या रिमूव हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से किसका रिमूवल होता है, HCl, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, बचता क्या है, यू गेट एन एसिड क्लोराइड, COCl will be remaining, you will be getting an acid chloride। अब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो भाई, सोडियम अजाइड के साथ करवा रहे हो, रिएक्शन किसके साथ करवाया, सोडियम इज Na+, अजाइड आयन इज Na3-, तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl यहां से रिमूव कर जाएगा, और अगर NaCl रिमूव कर गया तो क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग दिस CO, और साथ में यहाँ N3 जुड़ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास इस केस में क्या होता है, इसके बाद हमने क्या करा, हीट करा, जब भी किसी चीज को हीट करते हैं ना, गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, और अगर नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होगी, व्हाट वी विल बी गेटिंग, हमारे पास ये मिल जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, इसे जो इमाइन है, तो हमारे पास जब तुम क्या करोगे, अब हाइड्रोजन की एडिशन करोगे, व्हाट वी गेट इज अ प्राइमरी अमीन NH2 मिलता है इस केस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर तुम आंसर को चेक करो, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये मिल जाएगा। तो ये सोडियम अजाइड हीट वाटर, तो समझ आना क्या बनना है, अमीन बनना है, कैसा अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन विल बी फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, कभी भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, एल्डिहाइड या कीटोन, सामने अगर उसके क्या मिल गया, तुम्हें बेस मिल गया, तो समझ जाना, अगर अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे चेक करते हैं, अगर तो इस केस में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो क्या करोगे, अल्डोल कंडेंसिएशन, और अगर मेरे पास बच्चे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो क्या करोगे, अल्डोल कंडेंसिएशन तो नहीं होगा, फिर क्या होता है, कैनीज अरोज रिएक्शन। अब बस देख लो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दिस वाज द स्ट्रक्चर गिवन टू मी, ये था इसके पड़ोसी, ये दोनों, क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, अल्डोल कंडेंसिएशन। अल्डोल कंडेंसिएशन के लिए मैंने ट्रिक बताई है, जहां तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, उसके सामने कैसे लिखो, इस दूसरे वाले को, इसका ऑक्सीजन बिल्कुल उसके सामने रख दो, ऐसे दूसरे का ऑक्सीजन बिल्कुल इन अल्फा हाइड्रोजन के सामने रख दो, यहां से क्या करो, वाटर का रिमूवल कर दो, -H2O, एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट, ना मैकेनिज्म करना ना कुछ करना, बिल्कुल तुम्हें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, तो ये मिल जाएगा तुम्हें, तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल, एंड डबल सिंगल सिंगल डबल आ रहा था, ये तो हो नहीं सकता, ये तो है ही, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद इथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड, तो बच्चे अगर मैं इथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के बारे में बात करूं, तो वो कौन करते हैं रिएक्शन, जब भी पोटेशियम साइनाइड हो, HCN हो, उसके साथ हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेगा, दैट इज योर एल्डिहाइड या कीटोन,
रिएक्शन देता है एल्डिहाइड या कीटोन। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोफिनोन है, ये एथाइन, दिस इज एन एल्डिहाइड ना, बेंजोल्डिहाइड। तो इसके साथ रिएक्शन होगा कैसे, दिस विल बी योर बेंजीन रिंग, ये आ गया COH। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, पोटेशियम साइनाइड, ये CN माइनस जेनरेट करेगा, तो कार्बन के साथ इसको जोड़ दो और ये ऊपर जाके क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग एन एडिशन प्रोडक्ट। और यहाँ क्या मिल जाता है, देयर विल बी COH H और यहाँ CN लग जाएगा, सो दिस विल बी दी प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, आगे देखो, बेकलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय फिनोल। जब हम फिनोल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं भाई, जो बेकलाइट होता है ना, दैट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, बहुत फैला हुआ होता है बेकलाइट का स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब बेकलाइट क्या होता है बच्चे, जब भी हमारे पास फिनोल फिनोल किसके साथ रिएक्शन करता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास क्या मिलता है, अगर तो ये स्ट्रेट सिर्फ एक सीधी लाइन बनाता है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड क्रॉस लिंकिंग नहीं करता, तब उसको बोलते हैं नोवोलैक, दैट इज टर्म्ड एज योर नोवोलैक। बिल्कुल स्ट्रेट चेन अगर बनाता है तो स्ट्रक्चर होता है नोवोलैक बोलते हैं उसको, जब कैसा होता है तुम्हारे पास स्ट्रेट चेन बनेगा, अगर वो स्ट्रेट चेन होता है तो उसको हम नोवोलैक बोलते हैं। और अगर मेरे पास ये क्या करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज योर बेकलाइट। तो बेकलाइट किसका होता है, हमारे पास फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होगा, हमारे पास पॉलीमर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, accumulation of which of the following molecules in the muscle occur as a result of vigorous exercise। जब भी एक्सरसाइज करते हो उसके बाद क्या होता है, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, दर्द होने लग जाती है, दुखने लग जाता है शरीर, दैट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब भी घुटनों में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है या कोई भी जॉइंट में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा तो पेन होने लग जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब 16 देखो, एन इंजन ऑपरेटिंग 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे पास उसकी हीट की वैल्यू दे रखी है, यूजफुल वर्क निकाल। तो रिलेशन क्या होता है भाई, हीट बाय, दैट इज योर वर्क बाय हीट। वर्क क्या होता है, दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। वर्क क्या होता है, जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो वर्क T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये रिलेशन होता है हीट इंजन का, हमेशा याद रखना है। अगर वर्क देता है हीट निकाल सकते हो, हीट देता है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो। तो बस अब सबसे पहली चीज ना, इस चीज का ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जरूर चेंज करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो 100 प्लस 273 कितना आएगा, 373 केल्विन। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। अब वैल्यू पुट करके देखो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो निकाल लेते हैं, चलो। वर्क अपॉन हीट कितना था, दैट वाज 453.6। अब ये किलो कैलोरी है, तुम्हें किलो जूल में चाहिए आंसर, तो बच्चे 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 4.2 किलो जूल के बराबर होता है। तो इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करा, इज इक्वल टू T2 कितना था हमारे पास, दैट वाज 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373। जब सॉल्व करोगे ना, आंसर कम्स आउट टू बी 508.8 किलो जूल पर। इधर माइनस है, दिस इज 373 माइनस 273, यू विल गेट योर आंसर। आगे देखो, 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी प्रोसेस होता है, नहीं ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो हमारे पास प्रोसीड करता है और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उसमें। तो इस केस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, ये तो करेक्ट है। वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या थी, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू थी। तो इनकरेक्ट कौन सी थी, दैट वाज नन ऑफ दी, सारी की सारी करेक्ट। आगे देखो, व्हेन अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन सेम है ना, ये क्या है, दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ बना दिया, दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब कंसंट्रेशन दोनों की सेम थी, ग्लूकोज की भी यूरिया की भी। ऊपर से ग्लूकोज और यूरिया दोनों ही कैसे होता है बच्चे, ये दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटते ही नहीं है, ये डिसोसिएट ही नहीं करते, तो इनकी दोनों के लिए आई वैल्यू 1 है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर वैल्यू कम्स इक्वल टू 1। अब हमारे पास कंसंट्रेशन भी दोनों की सेम, और अगर बच्चे कंसंट्रेशन सेम है ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास कैसे निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, पाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, और अगर कंसंट्रेशन सेम हो गई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट और सेकेंड का सेम है। और बच्चे अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है तो कोई मूवमेंट होगी ही नहीं। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है सो देयर विल बी नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज योर 9th क्वेश्चन। A 0.5% aqueous potassium chloride solution freezes at this, KF दे रखा है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो ये पता लग गया डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KFM से क्वेश्चन आया। अब तुम्हारे पास डेल्टा TF कितना दे रखा था, चेंज होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। तुम्हें दो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इन्होंने बोलता KCl फ्रीज करता है इसमें, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस ना। तो अगर मैं बात करूं किसकी, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने की, तो कैसे निकालोगे, 0 माइनस माइनस 0.24 इज इक्वल टू, आई तो निकालना है, KF की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी दे रखी है, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86। अब मुझे मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलालिटी कैसे निकाली जाती है, अब मेरे पास डायरेक्टली परसेंटेज दे रखा है, और अगर तुम्हारे पास परसेंटेज दे रखा है, मोलारिटी का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है रिलेशनशिप, जरा चेक करो, मोलालिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लगाना फॉर्मूला। तो मोलालिटी डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, मास परसेंट 0.5 इंटू 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट KCl लिया हुआ था ना, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, तो ये ऐड करके तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी, जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल लेना कितना आ रहा है। तो जब तुम सॉल्व करोगे 39 प्लस 35.5, ये वैल्यू आती है मोलालिटी की 0.06 है। अब बस यहाँ वो मोलालिटी की वैल्यू पुट करना और आंसर मिल जाएगा। देखो मोलालिटी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0.067। अब बस आई वैल्यू क्या आ जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.067, तो इसका जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 1.9। अगर किसी बच्चे ने नहीं सॉल्व करना था और लॉजिकली आंसर मार्क करना था तो भी उसका आंसर बिल्कुल ठीक आता। जरा चेक करो, मान लो मुझे सॉल्विंग नहीं करनी थी, देखो KCl बच्चे क्या होता है, KCl हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूट के क्या देगा K प्लस और Cl माइनस, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 के बराबर होगा, तो जो 2 के सबसे नजदीक आंसर होगा ना उसको ही मार्क करके आते, तो करेक्ट आंसर क्या आता, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 8। अगला देखो, KClO3 is heated, it decomposes to KCl and O2। MnO2 बच्चे क्या करता है, इस केस में MnO2 कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये रिएक्शन होने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, जैसे ही MnO2 ऐड करते हो ये रिएक्शन 20 मिनट में हो जाता है। तो MnO2 इस रिएक्शन में कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। अब देखो 21, which of the following statement is correct in reversible reaction। तो बच्चे जो भी कैटलिस्ट होता है ना वो हमेशा स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या करता है, इक्वली कैटलाइज करता है, इक्वली कैटलाइज करता है मतलब इक्वली उनका रेट को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 22 क्वेश्चन रिपीटेड है, कब आया था 2017 में भी सेम क्वेश्चन आया। तो क्या दे रखा था मेरे पास, रेट का एक्सप्रेशन दे दिया, R1 इज इक्वल टू K A रेज टू द पावर N B रेज टू द पावर M।
सेकेंड कंडीशन क्या बता रही है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया और कंसेंट्रेशन ऑफ बी को हाफ कर दिया, तो क्या हमारे पास रेशो बनेगा दोनों का, तो के से के गया, R2/R1 क्या आ जाएगा, 2 raised to the power n, a raised to the power n से a raised to the power n गया और 2 raised to the power -m, तो क्या बन जाएगा 2 raised to the power n-m, तो करेक्ट आंसर क्या बनता, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, which one of the soul act as a protective colloid। तो बच्चे जब भी हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड की बात करते हैं ना, तो जो हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड होता है, लायोफिलिक कोलॉइड वो कैसे बिहेव करते हैं, वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। मेटल जो होते हैं ना, वो हमारे पास लायोफोबिक होते हैं, चार्ज होते हैं, ये दीज आर लायोफोबिक। सल्फाइड जो होते हैं, दीज आर योर नेगेटिव सोल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये भी हमारे पास कैसे होते हैं, हमारे पास लायोफोबिक होते हैं। FeOH टाइप्स, आयरन का हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ पॉजिटिव सोल, ये भी कैसा होता है बच्चे, दिस इज लायोफोबिक। जेलेटिन जो होता है वो लायोफिलिक होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जेलेटिन जो होगा वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह बिहेव करेगा। अब आगे, द रेट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद। अब बच्चे जब भी हम फिजियोसॉर्प्शन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो, केमिकल एड्सॉर्प्शन जो हमारे पास क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होती है ना, एड्सॉर्प्शन चेंजेस टू केमिकल एड्सॉर्प्शन, वो चेंज हो जाती है किस पे, केमिकल एड्सॉर्प्शन, चेंजेस टू केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो हाई टेम्परेचर पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन फेवरेबल नहीं होती है, तो रेट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। और ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा होता क्या है, जरा वो भी बता देती हूँ। देखो, जो हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो मल्टीलेयर होती है, दैट इज मल्टीलेयर, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टीलेयर होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से चले जाते हैं, तो क्या होगा, एक सिंगल लेयर बचती है, तो यहाँ मोनोलेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। और मोनोलेयर कौन सी होती है, दैट इज योर केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो टेम्परेचर बढ़ने पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन में चेंज हो जाती है, तो टेम्परेचर कम ही रखोगे अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन करवानी। देखो अगला क्वेश्चन, गोल्ड नंबर इज द मेजर ऑफ, गोल्ड नंबर क्या बताता है बच्चे, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ अ लायोफिलिक कोलॉइड ऑन अ लायोफोबिक कोलॉइड। तो प्रोटेक्टिव एक्शन के बारे में बताता है हमारा गोल्ड नंबर। अब बच्चे अगर मैं गोल्ड नंबर की बात करूं, होता क्या है, जरा देखो, मैं क्या लूंगी, 10 ml गोल्ड का सॉल्यूशन लू, तो मैंने 10 ml कोलॉइडल सोल ले लिया गोल्ड का, 10 ml गोल्ड सॉल्ट, बाहर से मैंने क्या डाला, 1 ml ऑफ 10% NaCl। तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, गोल्ड का क्या करवाने लग जाएगा, हमारे पास गोल्ड का प्रेसिपिटेशन करवाने लग जाएगा। मैं तो चाहती नहीं थी कि गोल्ड की प्रेसिपिटेशन हो, तो क्या करा, बाहर से मैं मिलीग्राम में क्या डालती हूँ, लायोफिलिक कोलॉइड डालती हूँ, लायोफिलिक कोलॉइड डालती हूँ, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, कितना मैं मिलीग्राम लायोफिलिक कोलॉइड का डालूंगी, दैट इज योर गोल्ड नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, इन अ डेनियल सेल हैविंग जिंक इलेक्ट्रोड डिपिंग दिस। अब सिंपल सी बात है, ये याद रखा करो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई, वो कैसे बिहेव करता है, कैथोड की तरह। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो, वो कैसे बिहेव करेगा, एनोड की तरह, बात खत्म बस। तो देखो, मुझे यहां से देखना था कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये माइनस है, ये प्लस है, दिस इज अ बिग वैल्यू, दिस विल बी योर कैथोड, और ये कौन होगा, दिस विल बी योर एनोड। तो बस ईएमएफ निकाल दो। ईएमएफ कैसे निकालते हैं बच्चे, ईएमएफ निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, तो बस कर दो, कैथोड की 0.34 थी प्लस 0.763, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1.103 वोल्ट विल बी योर आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इक्वेशन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बस कैथोड एनोड देखा करो और डायरेक्ट आंसर कर लिया करो।
चल अगला क्या है, टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो कभी भी अगर मेरे पास दो साथ में प्रेजेंट है कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ सबशेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताते हैं, ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताते हैं, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर ऊपर वाली तरफ एक नीचे वाली तरफ है, मुझे पता है कि पक्का इनका स्पिन जो होगा, स्पिन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऊपर वाला अगर प्लस हाफ से दिखा रही हूँ, नीचे वाला माइनस हाफ से दिखेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर टू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब 28 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। तो क्या आता है इसमें, जी एक्स यू वी आई एम आर, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। जब भी तुम इस तरफ को जाते हो ना, एनर्जी हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। एनर्जी डिक्रीज करेगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी बच्चे क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो भी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की ना, क्योंकि वही सबसे लास्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, in a solid lattice the cation has left the lattice side and located at interstitial position। अब कटायन की बात कर रहा है ना, तो देखो जब भी हम बात करते हैं किसकी बच्चे, अगर मेरे पास क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस में प्रेजेंट होता है, आयोनिक सॉलिड में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में हमारे पास बच्चे क्या होता है, कि हमारे पास जैसे मान लो ये कोई लैटिस था, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, ऐसा कोई लैटिस था। अब ए प्लस ने क्या करा, अपनी साइड छोड़ दी, कटायन छोड़ता है क्योंकि कटायन साइज में छोटा होता है, कहीं भी जाके बीच में बैठ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, कि कोई गया ही नहीं बाहर, तो डेंसिटी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर फ्रैंकल डिफेक्ट। आगे क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी जूल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ना इस चीज का बहुत ध्यान रखना, पेपर में ना तुम हमेशा ना भूल जाते हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ना बहुत सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होती, एक सिंपल सी चीज याद रखो। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है तो क्या आता है फॉर्मूला, 3/2 nRT। यस, अब मेरे पास बोल रहा था ये पर मॉलिक्यूल निकालना, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 3/2 nRT। अब तुमने एक मॉलिक्यूल की निकाली, पर मॉलिक्यूल बोला मतलब एक मॉलिक्यूल की निकाली, तो 3/2 n अपॉन, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल की निकालोगे तो n अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू r इंटू टी। अब ये जो r अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 का रेशियो होता है ना, उसको k बोलते हैं। और k क्या होता है, दैट इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर नॉर्मल हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोली होती, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल की, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते। पर मुझसे तो पर मॉलिक्यूल बोला है, देखो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है पर मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 3/2 KT। एंड नंबर ऑफ मोल में 1 मान के चल रही, तो 3/2 KT आ जाएगा अगर पर मॉलिक्यूल निकालना है। अब k की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, दैट इज 1.38 इंटू 10⁻23 हमारे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ आई टॉक अबाउट k, तो कितना आएगा, 1.38 इंटू 10⁻23। अब बस पुट कर लो वैल्यू, कितनी आ जाएगी,
3/2 के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब यहाँ देखो 8 ग्राम दे रखा है ना, उसका हम क्या करें, हमने तो नॉर्मल कर सकते हैं कैलकुलेशन। ए 3/2 KT फॉर्मूला होता है, के मिल गया, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 27 प्लस 273, दैट विल बी 300 कैलोरी। फॉर्मूला 3/2 KT, बस डाल दो 300। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, दैट विल बी 6.21 इंटू 10⁻⁻21। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये याद रखना, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला 3/2 nRT पर मॉलिक्यूल बोला तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 3/2 KT फॉर्मूला यूज कर। अब देखो अगला क्वेश्चन, दैट इज योर 31st में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। तो बफर के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट, इसका किसके साथ, ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, या क्या चाहिए, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो कौन सा बफर नहीं है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बिल्कुल, बोरिक एसिड वीक एसिड है, ये भी है, NH4OH क्या है, वीक एसिड है, इन सब केस में, अच्छा वीक एसिड नहीं OH है ना, सो दैट इज योर वीक बेस, दिस इज अ वीक बेस। अब पहले केस में ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं, तो कौन सा बफर नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन वोंट बी अ बफर सॉल्यूशन। अब आगे देखो, दैट इज 32 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ESR फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी। तो ESR फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज GE म्यू BB अपॉन H। G क्या है, दैट इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, म्यू बी क्या है, दैट इज योर वैल्यू गिवन है, B क्या है, दैट इज योर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, B क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और H क्या है बच्चे, H तुम्हारे पास है, दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.0 गीगाहर्ट्ज आ जाएगा। अगला देखो, द एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम बेरिलियम बोरोन एंड कार्बन, तो ये आता है लिटिल बिगर बॉय क्वांटम, दिस इज मेंबर ऑफ पीरियड नंबर सेकेंड। जब भी पीरियड के अक्रॉस मूव करते हो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे हमारे पास छोटा साइज लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, एंड देन कार्बन का आएगा। हमारे पास सबसे बड़ा साइज डिक्रीज हो रहा था, लिथियम का सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन एंड देन कार्बन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, जिंक ओर मेनली कंटेन्स, तो जिंक ओर में हमारे पास बच्चे मेनली क्या होता है, जिंक सल्फाइड, तभी तो इसकी रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग से हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी एक्सप्लोसिव, तो कौन सा एक्सप्लोसिव होता है बच्चे, 2H2 प्लस O2, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हमारे पास फ्यूल सेल भी बोलते हैं। तो फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बहुत वायोलेंटली रिएक्ट करके वाटर और ढेर सारी हीट बाहर को देता है। इसको हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करा जाता है। तो अगर मैं बैलेंस करूं तो हाइड्रोजन यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2H2 प्लस O2 एक्ट्स एज एन एक्सप्लोसिव। अगर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेड टू द नोबेल प्राइज टू ई रदरफोर्ड इन 1990। तो बच्चे जो नोबेल प्राइज था रदरफोर्ड को, वो किस लिए मिला था, नाइट्रोजन का रिएक्शन अल्फा पार्टिकल के साथ करा था, विच गेव ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकला था, प्रोटॉन बाहर को निकला था। तो दिस विल बी ए ऑप्शन, ये लर्न रखने वाला है, इसको ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा है, दैट इज कॉपर 2 प्लस आयन को अगर मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, हम किसको यूज करते हैं एज एन एक्सट्रैक्टिंग एजेंट, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। जिंक के लिए भी क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, कॉपर को भी हम क्लोरोफॉर्म से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, विटामिन B12 में, ये तीनों ही पूछता है, B12 में कोबाल्ट, और हमारे पास हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रेजेंट होता है, आयरन। तो यही तीन के बारे में पूछता है, हीमोग्लोबिन में आयरन भी प्रेजेंट।
आगे देखो, सपोज इन अ गिवन कंपाउंड K2CuCl4 द अनायन CuCl4 2 minus is tetrahedral. In the 35Cl NQR spectrum, it is expected to give NQR signal. तो बच्चे हमारे पास कितने सिग्नल देगा? सिर्फ एक सिग्नल देगा। क्यों? जब भी हम देखते हैं कि क्या सिग्नल हमें मिलेगा, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लीगेंड सिमेट्री। अब लीगेंड सिमेट्री अगर मैं चेक करूं तो बच्चे लीगेंड सिमेट्री क्या है? चारों के चारों क्लोरीन सेम थे ना, तो लीगेंड तो बिल्कुल सिमेट्री दे रहा है, चारों के चारों क्लोरीन सेम। अब अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर 2+ में, इसकी कॉन्फ़िगरेशन D9, और D9 को अगर मैं फिल करती हूँ, दिस इज टेट्राहेड्रल राइट, तो D9 की फिलिंग में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तो जब भी Eg लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, दिस इज योर ई लेवल, दिस इज योर देखो हमारे पास क्या था, ऊपर वाला ट्रिपली डी जेनरेट था ना, तो ऊपर वाला लेवल टी था और नीचे वाला लेवल क्या था, दैट वाज योर ई। तो यहाँ जब भी हम टेट्राहेड्रल के केस में देखते हैं, लीगेंड सिमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। रीजन बीइंग टेट्राहेड्रल में CFSC वैल्यू बहुत कम होती है और लीगेंड सिमेट्री होती है, तो हमेशा एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। अब देखो, इन द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर बॉन्डेड टू मेटल, सबसे पहले देख लो पानी के कितने बैंड्स आते हैं आईआर में, कितने आएंगे? तो पानी नॉन लीनियर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दैट इज योर 3n-6। तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएगी वाइब्रेशन वहां से। अब मेटल के साथ पानी बॉन्डेड है ना, तो एक मेटल और ऑक्सीजन से आएगी, तो टोटल कितनी आ जाएगी? इधर 4 हमारे पास आईआर बैंड्स आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास क्या दे रखा है? दैट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द वर्ड क्रिस्टल वाज यूज्ड इन द नेम ऑफ क्रिस्टल फील्ड। तो NaCl के बेसिस पे बच्चे क्या करा गया था? क्रिस्टल नाम रखा गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए। तो ये लर्न करने वाली चीज ही। अब 42 देखो, फेरोसिन में हमने क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल मेटल एटम की। तो फेरोसिन ये होता है Fe, या साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग होती है ऊपर, और नीचे भी हमारे पास साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग प्रेजेंट होती है। अब आयरन है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है? क्योंकि साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग ऐसी होती है, तो अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज देती हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो रिंग कैसी होती है? एरोमेटिक। एरोमेटिक बनाने के लिए इसको हम कितना देते हैं? नेगेटिव फॉर्मल चार्ज देते हैं। तो आयरन पे कितना आ जाएगा? x-2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू +2। तो फेरोसिन के केस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अब देखो, the anhydrous COCl2 exists as halogen bridged polymer of CO having 4 coordination number. The compound has color. तो बच्चे जो COCl2 वाला हमारे पास कंपाउंड होता है ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस केस में हमारे पास क्या होता है? उसका कलर ब्लू कलर होता है। तो कोबाल्ट का जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, इसका कलर तुम याद रखोगे, दैट इज ब्लू इन कलर। ये याद रखने वाली चीज है। आगे देखो, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड वाज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, इट विल एब्जॉर्ब। तो ये कहाँ है? ग्रुप नंबर 2 का, दैट इज बेगम का सरबड़ा। जैसे नीचे को जाते हो ना, तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीज कर जाती है। मतलब नीचे जाने पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अब MgCl2 मैग्नीशियम की तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी है वाटर को हाइड्रेशन की फॉर्म में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में रखने के लिए। तो हमारे पास वो 6 अपने साथ पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एसोसिएट करता है, एंड इट एग्जिस्ट एज MgCl2.6H2O। आगे देखो, द मेजर यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज होता है? ग्लास बॉटल बनाने के लिए यूज होता है। ये याद रखने वाली चीज। आगे क्या? 46, कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कोक को बच्चे हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज जब भी हम कोल को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो व्हाट वी गेट कोक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इस केस में हमें क्या मिलता है?
coke is produced. आगे H2O2 is unstable, it decomposes to produce. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है. इनफैक्ट इसको जब भी लैब में देखोगे ना, डार्क कलर्ड प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करा जाता है. ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, तो इसको काले रंग की, भूरे रंग की प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करते हैं. जैसे थोड़ी सी भी लाइट मिली, फटाफट पानी और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाता है. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी, ये हमारे पास वाटर और किसमें डिकम्पोज करता है? ऑक्सीजन गैस में करेगा. दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी. 48 क्या है? दैट इज योर लार्जेस्ट CFSC इज शोन बाय. ये होता है 3D, 4D एंड 5D. नीचे जाने पे बच्चे हमारे पास हमेशा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है. जिसकी वजह से जब भी तुम डाउन जाते हो ना, डाउन जाने पे तुम्हें हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है. तो सबसे ज्यादा CFSC किसकी होगी? 5D तो दे नहीं रखा, तो 4D की होगी. 49 क्या है? द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड द क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन विल बी. अब हमारे पास इस केस में बच्चे क्या होगा? क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन. अब ब्यूटेन है मिथ इथ प्रोब्यूट, CH3 CH2 CH2 CH3. अब जब भी इसकी क्लोरीनेशन करोगे ना, क्लोरीनेशन कैसी होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन से. तो अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी क्लोरीन लग सकता है, ऊपर से भी लग सकता है, डाउन से भी लग सकता है. तो इस केस में हमेशा क्या मिलता है बच्चे? रेजिमिक मिक्सचर मिलता है. एक और चीज बताती हूँ क्यों रेजिमिक मिक्सचर मिलेगा. इस कार्बन के 2 कार्बन पड़ोसी सेकेंडरी, टर्शरी सेकेंडरी प्रेफर करते हैं कैसे देना? SN1 रिएक्शन देना प्रेफर करते हैं टर्शरी एंड सेकेंडरी. तो इस केस में क्या मिलता है? रेजिमिक मिक्सचर मिलता है. इस चीज का ध्यान रखना. SN1 के केस में क्या मिलता है? रेजिमिक प्रोडक्ट. और SN2 के केस में क्या मिलता है? इन्वर्जन देखने को मिलता है. अगला क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी. तो SN2 रिएक्टिविटी बल्कीनेस के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं. तो बल्कीनेस, तो यहाँ हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी होता है. टर्शरी सबसे कम SN2 रिएक्शन दिखाता है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है. तो प्राइमरी कौन सा होगा हमारे पास? दिस इज अ प्राइमरी RCH2X. ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिसका एक ही पड़ोसी था. दिस इज प्राइमरी. उसके बाद सेकेंडरी कौन सा होगा? R2CHX. टर्शरी R3CX. करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? RCH2X, उसके बाद आएगा R2CHX, फिर आएगा R3X. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी. तो ये 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं. तो अच्छे से अब क्या करना? रिवाइज करना.